तो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन से लेसन। अभी हम लोग का जो लेसन है वह लेसन है सेकुलर विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर विजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसी चैप्टर को, उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, हम कल सेकुलरिज्म के बारे में बताए थे, कहे थे कि सेकुलर वो चीज़ें होती हैं, उस कंट्री को सेकुलर कहा जाता है जहाँ सभी धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जहाँ सभी धर्म के साथ इक्वल भेदभाव जो है किया जाता है, किसी के साथ जो है कोई खास कोई स्पेशल जो है उसे रिलीफ नहीं दिया जाता है। आपको मैं बताया था, वेयर नो रिलीजियस इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इज नोन एज सेकुलर एंड दिस कंट्री इज नोन एज सेकुलरिज्म। उस कंट्री को सेकुलरिज्म कहते हैं। आपको मैं बताया था। आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट, इसी के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। कहता है सेपरेशन ऑफ रिलीजियस मतलब आप अपने धर्म को सेपरेट कर सकते हैं, आप अपने धर्म को अलग कर सकते हैं, एंड स्टेट और स्टेट को भी। तो देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आज पढ़ाते हैं। ये होता क्या है ना। तो बच्चे, हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेपरेशन, वो जो टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक है वह है सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड द स्टेट्स। स्टेट और रिलीजियस के बीच के सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लिफ्ट लिफ्ट felt it importance to keep religious and state separate from the following region। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता था, भारतीय संविधान निर्माताओं को दिमाग में ये बातें रही, उनको इस चीज़ का महसूस हुआ था, किस चीज़ का, ताकि आने वाले समय में स्टेट्स का और रिलीजियस का सेपरेशन हो सके, है ना। तो जो संविधान मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको दिमाग में ये बात रहा होगा कि आने वाले समय होगा, जो फ्यूचर होगा, उसमें कीप द रिलीजियस एंड स्टेट सेपरेट फ्रॉम द स्टेट सेपरेट, मतलब कि राज्य को अलग करने का, धर्म को अलग करने का अधिकार हो सकता है। पर कैसे, क्या कारण है कि कोई जो है धर्म को अपना, दूसरे धर्म को अपना सकता है, क्या कारण है कि कोई स्टेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं, उन्हीं कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। बच्चे, पहला कंडीशन है इनेबलिंग द, पहला कंडीशन आपका यहाँ है, कहता है इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिक। इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिक। अगर इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिक, अगर राज्य जो होगा, जो राज्य, अगर देश जो है वह डेमोक्रेटिक तरीका से, जो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक तरीका से अगर काम करता है, सक्रिय होता है, तो वैसे स्थिति में कोई दूसरे राज्य का निर्माण करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, या कोई जो है नए धर्म को जो है चेंज करने के लिए, तो धर्म चेंज करने के लिए व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, लेकिन इनेबलिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन यह चाहता है कि हमारा जो कंट्री हो वह कैसे काम करे, वह बिल्कुल डेमोक्रेटिकली काम करे। हाँ, आवाज़ आ रहा है, डेमोक्रेटिकली जो है वह काम करे। सर सिद्धार्थ बोल रहा है एडमिट। अच्छा, ठीक है ठीक है, सिद्धार्थ आएगा तब तो एडमिट करेंगे। आया नहीं है अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया एडमिट, हो गया। तो तो ये जो होगा, क्या होना चाहिए कि इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, मतलब जो कंट्री हो वह डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से क्या करे, काम करे, है ना। पहला कारण यही है।
अगर आपसे कभी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि राइट द causes of separation of religious and state, तो your first reason will be the enabling the country to function डेमोक्रेटिकली, है ना। तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे होता क्या है। कहता है डेमोक्रेटिक स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एक लोकतांत्रिक देश को कभी भी भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव दूसरे राज्य के साथ नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को भी आ, किसी दूसरे के धर्म के प्रति अवहेलना करने का, अनादर करने का, अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई चाहेगा कि हम दूसरे के धर्म को क्या करें, दूसरे के रिलीजियस को, दूसरे के धर्म को हम दिक्कत पहुंचाएं, उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब करें, तो ये गलत होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग जो होते हैं उन्हें इक्वल राइट्स होता है। ए डेमोक्रेटिक स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस। एक डेमोक्रेटिक कंट्री को धर्म के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं होता है। ऑल रिलीजियस आर इक्वल बिफोर द स्टेट इन लॉ, स्टेट इन इंडिया। कहता है कि ऑल रिलीजियस आर इक्वल बिफोर इन द स्टेट इन इंडिया। भारत में सभी सभी जो धर्म है, चाहे वो किसी भी राज्य में फॉलो हो, चाहे वो बिहार में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, वो सारे धर्म को इक्वल दृष्टि से देखा जाता है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर द माइनॉरिटी। देखो बच्चे, और यह जो इक्वालिटी, आवाज आप नहीं करो, आवाज नहीं करे, बिल्कुल शांति सुनिए। यह जो इक्वालिटी है कि ऑल रिलीजियस आर इक्वल, और ऑल कास्ट्स आर इक्वल, और सिटीजन्स आर इक्वल, then this is the method by which you cannot domination of majority over the minority। मतलब यह वह नियम है, वह तरीका है जो सबको मालूम है कि सभी धर्म बराबर है, सभी जाति बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिन बच्चे को मूव होना है ना, वो आवाज करे, हम मूव कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर अगली बार आवाज आए तो हम मूव कर देंगे, आपको मालूम है। बिल्कुल शांत रहिए, आपका क्लास रिकॉर्ड होता है, बात समझिए। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई किसी भी जाति को, किसी भी संप्रदाय के साथ कोई भी आप किसी तरह का हरकत जो उन्हें नीचा दिखाता है, वो आप नहीं कर सकते हैं। और यही जो मौका होता है, यही जो तरीका है जिस पर एक मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अपना अधिकार या शासन नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होता कि कोई खास रिलीजियस, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हिंदू भाई की संख्या ज़्यादा है, ओके, मान लीजिए इंडिया में हिंदू की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम संप्रदाय की संख्या कम है, तो यह अधिकार नहीं है कि जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक हैं, वह माइनॉरिटी पर क्या करे, अपना शासन चलाए। ऐसा नहीं है। अगर आप 1000 भी हैं और वह एक भी है, दूसरे जो एक भी है, तो आप उस पर शासन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ऑल रिलीजियस आर इक्वल। और यह जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इक्वलिटी होना चाहिए। वह इक्वलिटी रिलीजियस में हो, वह इक्वलिटी आपका जो है एजुकेशन में हो, वह इक्वलिटी जॉब में हो, सारी चीज़ों में फ्रीडम होना चाहिए। तो बच्चे, आपको मैंने पहले कॉलेज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि बताओ क्या रीजन है, क्या कारण है सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट का, तो तुम बताओगे पहला, इनेबलिंग टू कंट्री टू फंक्शन ऑन डेमोक्रेटिकली। किसी भी जो कंट्री होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को किसी भी धर्म के साथ भेदभाव करना उचित नहीं होता है, किसी तरह का भेदभाव करना उचित नहीं होता है। और जब सब इक्वल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मेजोरिटी होता है, जिनकी संख्या अधिक होते हैं, वह माइनॉरिटी पे अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं। बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, और वो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल राइट
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, जो धर्म की स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट है, अगले की क्लास में, कल की क्लास में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन हैं, क्या हमको करने का अधिकार है। और तो जितने भी फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का रक्षा किया जाता है। उस फंडामेंटल राइट का रक्षा जो करने के लिए, उस फंडामेंटल राइट का रक्षा कौन करता है, तो फंडामेंटल राइट को रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार होता है। सुप्रीम कोर्ट आपका जो राइट्स है उसको हमेशा रक्षा करता है। कहता है अंडर द राइट, हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी 2 हो गया है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, देख ले, हो गया है थोड़ा सा, प्रोटेक्शन ऑफ होना चाहिए तो 2 हो गया, कोई बात नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, पीपल राइट फ्रीडम टू रिलीजियस, मतलब जो पीपल हैं, उन पीपल को, उन लोगों को क्या होना चाहिए, उनके धार्मिक अधिकार की रक्षा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, कहता है अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जो राइट ऑफ फ्रीडम है, ये जो हम लोग का राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम जो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट है, इसमें होता क्या है, कहता है अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एवरी इंडियन सिटीजन टू फ्री फॉलो हर और हिज कॉन्साइंस विथ रिगार्डेड टू रिलीजियस बिलीफ। देखो, फंडामेंट अथी फ्रीडम ऑफ रिलीजियस क्या होता है कि इंडियन हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस धर्म को फॉलो करे, उस धर्म को रिगार्ड करे, सम्मान करे, इज्जत करे, जिसको, या कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी हिंदू धर्म को अपना लीजिए, आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, आप ईसाई को अपना लीजिए, ऐसा कोई जो है कहीं कोई फोर्स नहीं है। अपने विवेक से आपको जिस धर्म पे विश्वास है, जो धर्म आपको अच्छा लगता है, उसको आप अपना सकते हैं, है ना। यही है आपका फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, है ना, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, वह उस पर आपको सरकार भी कुछ नहीं करेगी। इन अदर वर्ड, द फॉलोइंग ऑफ रिलीजियस इन मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, इसका मतलब है कि किसी धर्म को अपनाने का जो चॉइस है वो पर्सनल चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस फॉर एनी इंडिविजुअल, वह इंडिविजुअली है, एंड द स्टेट शुड हैव नो रोल इन इट, और इसमें राज्य का जो प्रदेश होता है, जो सरकारें होती है, उसका कोई रोल नहीं होता है। आप कौन सा धर्म अपनाएंगे, कौन सा धर्म छोड़ेंगे, इसके लिए राज्य का कोई भी जो है जिम्मेवारी नहीं होती है, यह आप पे डिपेंड करता है। आप जो धर्म को चाहेंगे उस धर्म को आप अपना सकते हैं, उस धर्म को आप छोड़ सकते हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। दिस इज द इंडिविजुअल मैटर, दिस इज द पर्सनल मैटर, दिस इज द कम दिस इज एन कंफॉर्मेटली विथ द स्पिरिट ऑफ द सेकुलरिज्म इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात का, सेकुलरिज्म के जिक्र हम पिछले दिन भी किए थे कि जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था। याद रखिएगा बच्चे, जो सेकुलरिज्म वर्ड है, यह सेकुलरिज्म को कब जोड़ा गया था, इस सेकुलरिज्म वर्ड को 40th अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन। देखो, अमेंडमेंट क्या होता है कि संविधान संशोधन, संशोधन होता है, संशोधन मतलब सुधार। देखिए, अगर कोई चाहे, अगर संविधान के निर्माता जो थे, उन लोगों ने इस बात को संविधान में रखा
कि आने वाले भविष्य में अगर लोगों को लगेगा कि हम जो कानून बनाए हैं, हम जो तरीका बनाए हैं, वो सही नहीं है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, हो सकता था, तो उन लोगों ने इस बात के लिए, इसको काम करने के लिए वो हमने स्वतंत्रता दी है कि हाँ, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और वही अमेंडमेंट के द्वारा जो 42th अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, उसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया था, और वो 3 वर्ड था जिसमें एक था सेकुलर था, फर्टिनिटी था, और आपका सेकुलर, फर्टिनिटी, और एक और था, कौन था, सोशलिस्ट था, गुड, हाँ, सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट को था बच्चे जोड़ा गया था, है ना। अब देखिए, हम आपको कल पिछले दिन भी बताए थे कि देखो, जो हम लोग का ये है फंडामेंटल राइट है, यह फंडामेंटल राइट जो खास करके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम है, इसको, इसकी जिक्र कहाँ से कहाँ हमारे संविधान में किया गया है। तो बच्चे, हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं, हमारे संविधान में पार्ट्स है, हमारे संविधान में शेड्यूल्स है। आपको हमने इसके बारे में पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में टोटल जो हैं कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स हैं, और 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। यह पार्ट्स है, यह आर्टिकल है, और ये शेड्यूल है, जिसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मात्र 8 ही था, 8 शेड्यूल था, लेकिन यह 4 शेड्यूल जो है समय समय पे जोड़ा गया। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 ठो शेड्यूल है, 22 पार्ट्स है, 300। पहले 8 था, हाँ, पहले 8 था, अभी जो था, अभी जो है 12 शेड्यूल है, 395 आर्टिकल हैं। तो बच्चे, हम लोग को जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इस तरह से हम आपको कुछ पार्ट 1 के बारे में बताए थे कि पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 2 क्या कहता है ना। तो देखिए बच्चे, हम आपको से पिछले दिन भी हम बात किए थे कि देखिए, हम लोग का जो है फंडामेंटल राइट जो है, वह फंडामेंटल राइट दिया गया है पार्ट 3 में। पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग का आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ है, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। 12 से 35 जो आर्टिकल है वह फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, जिसमें 25 से लेकर के 28 तक, 25 से आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक जो है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आपको धर्म को मानने का अधिकार है। कल भी हम बताए थे कि जो आर्टिकल, फिर से बता देते हैं कि आर्टिकल नंबर 1525 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, मतलब कोई भी जो व्यक्ति होगा वह किसी भी धर्म को मान सकता है। अभी हम बताए थे कि ये जो अभी तुरंत जब इस पे बात कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स राइट्स ऑफ रिलीजियस, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम बताए थे कि व्यक्ति को धर्म चुनने का इंडिविजुअली राइट्स है, पर्सनल राइट है, उसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, कोई कमेटी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो आर्टिकल नंबर 25 है, वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, मान सकता है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, मतलब उसको फैला भी सकता है, उसको दूसरे बारे में बता सकता है। उसके बाद है बच्चे, आर्टिकल नंबर 25 आपने समझ लिया कि धर्म को मानने का अधिकार है। 20 आर्टिकल नंबर 26 कहता है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना एवं पोषण करने की विधि, समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि व्यक्ति जो धर्म को मानता है,
जो भी धर्म को मानता है, मान लो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म को मानता है, तो उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वह क्या कर सकता है, संस्था बना सकता है, वह कमिटी बना सकता है, वह ट्रस्ट बना सकता है, जिससे उसे क्या आएंगे, कुछ पैसे आ सकता है ना। होता है ना कि लोग अलग अलग ट्रस्ट में जो है अपने पैसे डोनेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदू ट्रस्ट में, मुस्लिम ट्रस्ट में, तो अलग अलग ट्रस्ट ट्रस्ट बना करके, अलग अलग कमिटी बनाकर बनाने का अधिकार है। और वो जो कमिटी होगा, वो जो ट्रस्ट होगा, उस पर सरकार का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो सरकार का कोई अधिकार उस पर नहीं होगा, जिसने बनाया है, जिस संप्रदाय के लोग बनाए हैं, उसका अधिकार होगा। अच्छा, उस ट्रस्ट को कैसे चलाना है, मान लीजिए कि हम जो है हिंदू धर्मावलंबी से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने हिंदू धर्म को फैलाने के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया, मैंने एक संस्था बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में क्या होगा कि लोग जो होंगे हमें पैसे डोनेट करेंगे, हमें पैसे देंगे, और वो पैसा जो होगा उस पर सरकार भी हमसे सवाल नहीं कर सकती है। हमको अपना ग्रुप कैसे चलाना है, हम उस संस्था को कैसे चलाएंगे, हम अपने जो एक खोले हैं, ट्रस्ट खोले हैं, उस ट्रस्ट को चलाने का अधिकार, उसको कौन सा पॉलिसी बनाना है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये सारा अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। फिर से आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसको फैला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 कहता है बच्चे कि किस धर्म को मानने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए आप ट्रस्ट बना सकते हैं, जिससे आपको पैसे संपत्ति का आ सकता है, और उसका जो मालिक होगा आप खुद होंगे। और आर्टिकल नंबर 27 कहता है राज किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। कहने का मतलब यह है कि यह जो 27 कहता है, 27 आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कौन सा टैक्स, जो हम लोग लेते हैं कि चलो मान लीजिए कि कोई हम मूर्ति बना रहे हैं, पूजा सरस्वती जी की बैठा रहे हैं, लक्ष्मी जी बैठा रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि लोग जो है चंदा करते हैं, टैक्स मांगते हैं। तो ये टैक्स मांगना, आप मांगते हैं, मांगने का ठीक है, आपको आर्टिकल में दिया गया 27 में अधिकार मांग सकते हैं, बट नहीं देंगे। अगर कोई नहीं देता है, कोई अगर नहीं देता है, तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। आवाज नहीं करो जी, आवाज नहीं करिए। उसके अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए उसको बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम जबरदस्ती कहेंगे कि हाँ तुम हमको दो ही, नहीं दोगे तो तुमको हम तुम्हारी गाड़ी को तोड़ देंगे, तुम्हें जो है तुम्हें पिटाई करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से किसी को भी सताने का अधिकार नहीं है। मतलब कि रिलीजियस से संबंधित टैक्स जबरदस्ती लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है। उसके बाद बच्चे आर्टिकल नंबर 28 कहता है, आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि किसी भी धर्म जो है संस्थान में, किसी भी शिक्षा संस्थान में जहाँ भी एजुकेशन दिया जाता है, उस संस्थान में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाएगा, है ना। किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जहाँ भी एजुकेशन सेंटर है, जहाँ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वैसे इंस्टीट्यूट में जो है वह शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी धर्म की शिक्षा देना गुनाह है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको रिपीट करते हैं कि सेकुलरिज्म जो है, या राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है, वह सर कहाँ लिखा गया है, बोलो। सर बोल रहे हैं कल मेरा नेट स्लो चल रहा था सर, सेकुलरिज्म अच्छा से बता दीजिए सर। सेकुलरिज्म का वीडियो तैयार है, तुम यूट्यूब पर जाकर देख लेना। यूट्यूब पर स्काई लाइट एजुकेशन को खोलना, उस पर जो है वीडियो दे दिए, भेज दिए हैं, ठीक है, समझ गया। ठीक सर। जिसका क्लास छूटेगा जाकर यूट्यूब पर देखेगा। सुनिए, तो फिर से एक बार देख लीजिए। आर्टिकल नंबर पार्ट्स 3 की बात कर रहे हैं। पार्ट्स 3 में क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। इसमें 12 से लेकर के 35 ठो आर्टिकल है, लेकिन जो आर्टिकल 12 से 35 टोटल आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का 12 से 35, लेकिन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का जो आर्टिकल है वह 25 से लेकर के 28 तक है।
25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। 26 कहता है कि आप उस धर्म को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट खोल सकते हैं। 27 कहता है कि किसी से आप ज़बरदस्ती टैक्स, जो धार्मिक टैक्स नहीं ले सकते हैं। और 28 कहता है बच्चे कि हम आपको किसी भी संस्थान में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स है, उस इंस्टीट्यूट्स में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ओके बच्चे, अब हम लोग, तो आपको हम बता रहे थे कि किसी भी धर्म को मानने का जो अधिकार होता है, हम अभी आपको डिस्कस कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक चीज़ों का जो धार्मिक अधिकार है, जो आपका धर्म का अधिकार है, यह धर्म कौन सा चुनेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। दिस इज द मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, दिस इज द मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। इस पर जो आपका सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। यहाँ ये आपका अधिकार है। ये जो हमारे प्रियम्बल्स में हमको बताए थे, जो प्रियम्बल है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आत्मा है। भारतीय संविधान का आत्मा जो है प्रियम्बल, प्रस्तावना को कहते हैं। वही प्रस्तावना जिसको जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्तावना जो प्रियम्बल कौन बना था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पारित किए थे, है ना, उसी को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। कहा जाता है कि जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रियम्बल है वह पूरे संविधान का क्या है कि वह आत्मा है, उसका आत्मा है। उसको संविधान का कुंजी भी कहते हैं, मतलब की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इसको जो है संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है, कि ये जो है संविधान का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना। तो हमारा, आपको मालूम होगा कि हमारा जो प्रियम्बल है उसका पहला वर्ड है हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग से शुरू होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम लोग का जो वर्ड है प्रियम्बल्स का, उसका पहला लेटर क्या है, पहला वर्ड क्या है, हम भारत के लोग, है ना। चलिए बच्चे ठीक है, तो हम आपको समझा दिए कि ये जो आपको राइट्स है, रिलीजियस का राइट है और वो आपका खुद है। कहाँ से कहाँ राइट्स बताएं वो भी जानना जरूरी है। भाग 3 में, पार्ट 3 में 25, 26, 27, 28। 25 कहता है कोई भी धर्म को मान लीजिए, मानने का अधिकार है। 26 कहता है आप उसके लिए संस्था बना सकते हैं। 27 कहता है कि आपको जो है 27 जो है कहता है कि किसी भी व्यक्ति से टैक्स लिया नहीं जा सकता है। और 28 कहता है बच्चे कि आपको किसी भी एजुकेशन सेंटर में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बात पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्टेप स्टेप टू रिलीज द आइडियल ऑफ सेकुलर स्टेट, है ना। इसके बारे में देखो, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं। एक क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ, व्हाई वी नीड द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड स्टेट। तो उसका आंसर है enabling the country to function democratically, protection of people rights to freedom of religious। और तीसरा है स्टेप टू रिलीज द इंडिया आइडियल ऑफ द सेकुलर स्टेट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टेप टू रिलीज द आइडियल ऑफ ए सेकुलर स्टेट। एक सेकुलर स्टेट के लिए, एक धर्म निरपेक्ष राज्य के लिए क्या स्टेप होना चाहिए। एक धर्म निरपेक्ष राज्य जो सेकुलर कंट्री है, वो उसके लिए, वह कौन कौन सा उसके लिए आइडियल स्टेप हैं जो उसको जो रिलीज कर सकता है। मतलब हुआ बच्चे कि एक सेकुलर कंट्री के लिए वह कौन कौन से आइडियल स्टेप हैं जो वह प्रदान करता है। तो पहला स्टेप के बारे में सुनिएगा। पहला स्टेप की हम चर्चा कर रहे हैं, और पहला स्टेप आपका है नो रिलीजियस हैव बीन accorded accorded to a status of a state religious in India। कहता है no religious has been accorded to a status of a state religious in India, indicating that India state is not controlled by any one particular region group, or does not India have officially a state religion। कहने का मतलब है नो रिलीजियस हैव बीन अकॉर्डेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजियस। किसी भी धर्म का सबसे पहला स्टेप है, किसी भी धर्म को वह नेशनल रिलीजियस के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है।
कोई भी धर्म है उसको देश का धर्म के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। कोई भी धर्म हो, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है तो इसको कहेंगे कि भारत का जो है हिंदुओं का देश है, मुसलमान का देश है, हिंदू देश है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कहता नो रिलीजियस हैव बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजियस। किसी भी रिलीजियस को स्टेट रिलीजियस के रूप में नहीं कहा जाता है इन इंडिया, खास इंडिया में, इंडिकेटिंग दैट इंडिया स्टेट इज नॉट कंट्रोल बाय एनी वन पार्टिकुलर रिलीजियस। इंडिया बताता है, इंडिया कहता है कि यहाँ कोई भी एक रिलीजियस के द्वारा देश जो है कंट्रोल नहीं होता है, एक रिलीजियस को फॉलो नहीं करता है। डज नॉट इंडिया हैव द ऑफिशियल स्टेट रिलीजियस, और इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल धर्म भी नहीं है। दूसरा है बच्चे, द गवर्नमेंट कैन नॉट compel any person to pay tax for the promotion or maintenance of any particular religious or institution। पहला तो आप समझ गए होंगे कि क्या स्टेप लेता है। तो पहला स्टेप है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, है ना, किस अपना देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल एक लाइन की बात है कि स्टेट हैज नॉट इट्स एनी पार्टिकुलर रिलीजियस, इसके पास कोई जो है कोई खास धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्म को इज्जत करेगा। बच्चे दूसरा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप है जो लिया जाता है एक आइडियल स्टेप। दिस इज द आइडियल, यहाँ हम क्या लिखे हैं, आइडियल, आइडियल फॉर सेकुलर स्टेट, जो एक सेकुलर स्टेट के लिए आदर्श हो, बहुत अच्छा हो। तो पहला है कि किसी भी धर्म को नहीं लेंगे तो कोई विवाद खड़ा ही नहीं हो सकता है। दूसरा है द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल any person to pay tax to promoting the or maintain of the particular religious। सरकार यह किसी को सरकार जो है किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है कि वह कोई रिलीजियस टैक्स दे, कोई धार्मिक टैक्स दे, ताकि किसी पार्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोटेड किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। कहने का मतलब किसी भी धर्म को मेंटेन करने के लिए, किसी भी रिलीजियस को प्रमोटेड करने के लिए कोई जो टैक्स देने का दिया जाता है, उसको देने के लिए सरकार बाध्य नहीं करेगी, मजबूर नहीं करेगी। और तीसरा स्टेप जो लिया जाता है, द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी बाय मेकिंग सर्टेन एक्सेप्शन। कहता है कि भारत जो है वह माइनॉरिटी का, जो अल्पसंख्यक है उसकी रक्षा करता है। द इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी बाय मेकिंग सर्टेन एक्सेप्शन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द कम्प्लीमेंशन ऑफ लॉ। कुछ विशेष कानून बना करके, कुछ खास कानून बना करके, कुछ एक्सेप्शंस बना करके जो माइनॉरिटी हैं, जो उनकी संख्या कम है, उसकी रक्षा करता है ताकि वो बचे रहे। उसके लिए वो कुछ खास कानून बनाता है जो बाकी से अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि सर्टेन एक्सेप्शंस है ना, कुछ खास एक्सेप्शन के द्वारा कुछ खास कानून बना करके उस माइनॉरिटी का रक्षा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम, अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के अधिकार के द्वारा द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू फ्रीडम टू असेम पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म। कहता है भारत में जो फंडामेंटल राइट है उसमें एक राइट है राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उस अधिकार में कहा जाता है, उसमें एक अधिकार है, कहा जाता है कि व्यक्ति जो होगा वो असेंबली बना सकता है, वो व्यक्ति इकट्ठा हो सकता है, और इकट्ठा शांतिपूर्वक, कैसे इकट्ठा होना है, शांतिपूर्वक, टू असेम पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म्स, बिना हथियार को लेते हुए, बिना हथियार को रखे हुए वह एक जगह इकट्ठा होकर के आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर सकता है, शांतिपूर्वक विरोध भी करने का आपको अधिकार है। दिस इज द फंडामेंटल राइट। आई अगेन रिपीट दैट, असेंबल्ड पीसफुली विदाउट कैरिंग आर्म्स। आप इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना हथियार के, पीसफुली, शांतिपूर्वक। हाउएवर द स्टेट मार्क एंड एक्सेप्शन फॉर सिख कम्युनिटी, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए, जो सिख समुदाय है उसके लिए अपवाद है। बिकॉज कैरिंग ए कृपन बाय द खालसा सिख अ पार्ट ऑफ द सिख रिलीजियस।
क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं, सिख लोग होते हैं, यह फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप जो है हथियार नहीं रख सकते हैं, आप हथियार लेकर के आप घूम नहीं सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। लेकिन लेकिन बच्चे क्या है कि जो सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, सिख समुदाय के लोग होते हैं, जिसमें खालसा खालसा सिख होता है, जो सिख का ही एक पार्ट, सिख रिलीज का एक पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि लोग निकलते हैं तलवार लेकर के, है ना, तलवार लेकर के निकलते हैं। तो एक्सेप्शन है, अपवाद बना करके उसको माइनॉरिटी है, सिख संप्रदाय हमारे यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप में आता है, अल्पसंख्यक आता है। अभी हम बताए थे कि कुछ स्पेशल नियम बना करके उसकी रक्षा किया जा सकता है। दस द इंडियन सेकुलर स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रकार भारत जो है, भारत की निरपेक्षता का, जो भारत है अपनी निरपेक्षता का, अपने सेकुलर का बहुत अच्छा तरीका से अनेक रास्ता निकाल कर, अनेक तरीका से अपनी धर्मनिरपेक्षता का, अपना सेकुलरिज्म का रक्षा करता है, ताकि कोई भी धर्म के प्रति पक्षपात न हो, प्रिजुडिस न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो। मतलब भारत हमेशा तैयार रहता है, भारत हमारा देश हमेशा किसी भी धर्म के प्रति कोई अन्याय नहीं हो, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रियम्बल्स फंडामेंटल राइट The Indian Constitution, through the preamble, fundamental right to direct principle, has established a secular state based on the principle of equality and non-discrimination। कहता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रियम्बल, भारत का जो संविधान है वो प्रियम्बल्स के द्वारा, वो प्रस्तावना के द्वारा कहता है, फंडामेंटल राइट एंड डिक्टेटरी हैज एस्टेब्लिश द सेकुलर स्टेट। कहता है कि एक सेकुलर प्रियम्बल कहता है कि आप सेकुलर स्टेट का स्थापना करिए, जिसमें क्या हो, बेस्ड, जो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, वो प्रिंसिपल होना चाहिए इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता और भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन किसी भेदभाव पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। ओके बच्चे, आज हमने 4 टॉपिक पे बात कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम हमारा जो ये होगा, डिस्कशन होगा, वो फंडामेंटल राइट्स पे होंगे। जिन बच्चे का क्लास छूट जाता है या फिर रिपीट करना चाहते हैं, वो आप हमारे जो ये है यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। स्काईलाइट एजुकेशन, धीरे धीरे सिस्टम सही हो जाएगा, सब कुछ वहाँ भी क्लियर समझ में आएगा। ओके बच्चे, जब तक आप बिल्कुल सही से रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।